नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ अनुशासन एवं अपील नियम, विभागीय जांच प्रक्रिया में साक्ष्य गवाही संबंधी महत्वपूर्ण नियम, आदेश एवं निर्देश। विभागीय जांच की तुलना अदालती कार्यवाही से नहीं की जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विभागीय जांच प्रक्रिया में अक्षरशः पालन ना तो संभव है और ना ही उसकी अपेक्षा की जा सकती है। अदालती कार्यवाही में आरोपों के तर्कसंगत संदेह की सीमा के बाहर तक सिद्ध करना होता है, जबकि विभागीय जांच कार्यवाही में संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर निर्णय लिया जाता है। विभागीय जांच और अदालती कार्यवाही दोनों ही जांच प्रक्रिया साक्ष्य के आधार पर चलाई जाती हैं, जिनमें गवाहों से पूछताछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इनसे संबंधित नियम, कुछ प्रमुख सिद्धांतों, आदेशों एवं निर्देशों की जानकारी आवश्यक है। पहला, विभागीय जांच में सुझावक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदालती अथवा विभागीय जांच प्रक्रिया में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष चाहते हैं कि उनका गवाह वही बात कहे जो उसके पक्ष में हो। इस उद्देश्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें सुझावक प्रश्न कहते हैं। सुझावक प्रश्न के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 एवं 142 में उल्लेख है, जिसके अनुसार अदालती जांच में सुझावक प्रश्न तब तक नहीं पूछे जा सकते हैं जब तक न्यायालय उसकी अनुमति ना दे, और न्यायालय तभी ऐसी अनुमति देगा जब बाद में किसी पहलू को स्पष्ट करने के लिए वह प्रश्न पूछा जाना आवश्यक हो। परंतु विभागीय जांच में भाग लेने वाले पक्ष न्यायालयीय तकनीक के कुशल जानकार नहीं होते हैं। अतः सुझावक प्रश्न ना पूछने की पाबंदी विभागीय जांच प्रक्रिया पर नहीं लागू होती है। फिर भी कुछ लोग यह मत व्यक्त किए हैं कि सुझावक प्रश्न गवाह के मुख्य बयान के दौरान जांच अधिकारी की अनुमति से भी पूछे जा सकते हैं। अतः इस विरोधाभास का निराकरण यह हो सकता है कि जांच अधिकारी के विश्वास में होकर ही सुझावक प्रश्न पूछे जाएं तो सर्वोत्तम होगा। दूसरा, अदालती एवं विभागीय जांच में साक्ष्य का स्तर। अदालती जांच में आरोपों को युक्तिसंगत संदेह की सीमा के बाहर तक आरोपों को सिद्ध करना होता है, क्योंकि न्यायालय के निर्णय से आरोपी के व्यक्तिगत जीवन एवं उसकी संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है, जिनकी सुरक्षा का दायित्व भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर है। जबकि नौकरी की स्थिति में स्वामी को सेवक की सेवा समाप्त करने का मौलिक अधिकार है, जिसे समाज के विकास के साथ साथ न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत की सीमा में रहते हुए प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है। अदालती कार्यवाही में साक्ष्यों को संदेह की सीमा के बाहर तक सिद्ध करना होता है, जब विभागीय जांच में संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर निर्णय दिया जाता है। अतः साक्ष्य के नियमों का विभागीय जांच में अक्षरशः पालन नहीं किया जा सकता है। विभागीय जांच न्यायालयीय कार्यवाही नहीं है। अतः यदि आरोपी पर कदाचार या अविचार के आरोप प्रबल संभावनाओं के आधार पर भी सिद्ध हो रहे हों तो उनके तर्कसंगत संदेह की सीमा के बाहर सिद्ध न होते हुए भी उसे दंडित किया जा सकता हो तो भी उसे विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में आरोपों के सिद्ध पाए जाने पर दंडित किया जा सकता है। यदि किसी मामले में आरोपी को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालती कार्यवाही में दंडित न किया जा सकता हो तो भी उसे विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में आरोपों के सिद्ध पाए जाने पर दंडित किया जा सकता है।
अदालती कार्यवाही के फलस्वरूप कठोर दंड दिए जा सकते हैं। अतः ऐसा करने से पूर्व साक्ष्यों को कठोर परीक्षण प्रतिपरीक्षण के दौर से गुजरना पड़ता है, परंतु विभागीय जांच में वह कड़ाई नहीं की जाती है, क्योंकि बहुत मामले में अदालती कार्यवाही में हुई जान, माल अथवा प्रतिष्ठा की क्षति की पुनर्वापसी संभव नहीं है, परंतु विभागीय जांच के फलस्वरूप दिए गए दंड के बाद में क्षतिपूर्ति हो सकती है। इसी कारण न्यायालय से रिहा हो जाने के बावजूद भी विभागीय जांच कार्यवाही चलाई जा सकती है। तीसरा, केवल संदेह के आधार पर विभागीय जांच में भी दंडारोपण नहीं किया जा सकता है। संदेह और संभावना में अंतर है। न्यायालयीय प्रक्रिया में न्यायालय संदेह का लाभ देकर अर्थात साक्ष्यों की सत्यता पर संदेह होने पर दोष मुक्त कर सकता है, परंतु विभागीय जांच प्रक्रिया में संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर ही दंडित किया जा सकता है। इसका यह कभी तात्पर्य नहीं है कि बिना सावधानी बरते किसी को दंडित कर दिया जाए। इस संबंध में न्यायालयीय एवं विभागीय दोनों जांच प्रक्रिया में इस सिद्धांत का पालन आवश्यक है कि चाहे 100 अपराधी आरोप मुक्त हो जाएं, परंतु एक भी निरपराध दंडित न होने पाए। उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर संदेह चाहे वह कितना भी पुष्ट क्यों न हो, विभागीय जांच में किसी कर्मचारी को सजा देने का आधार नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए कदाचार की सीमा में चोरी करना आता है, न कि चोरी करने की शंका। इसलिए आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है। शक कितना भी पक्का क्यों न हो, वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। यदि साक्ष्यों की परिकल्पना के आधार पर ही किसी को दंडित किया जा सकता हो तो शायद ही कोई सुरक्षित रह सकता है। चौथा, परिकल्पना के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है। न्यायालयीय प्रक्रिया में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अन्य संभावनाओं पर विचार नहीं किया जाता है, जबकि विभागीय जांच प्रक्रिया में संभावनाओं की प्रबलता पर ही दंड दिया जा सकता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विभागीय जांच में किसी निर्दोष को केवल परिकल्पनाओं के आधार पर दंडित कर दिया जा सकता है। घरेलू जांच में भी मात्र संदेह को ही डोमेस्टिक इंक्वायरी भारतीय संघ बनाम साक्ष्य का स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। RIA गोयल 1964 SC 364 विभागीय जांच में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिसमें साक्ष्यों के सूक्ष्म तकनीकी पहलू की उपेक्षा की जा सकती है। प्रशासनिक अधिकारी भले ही साक्ष्य नियमों का जानकार ना हो, फिर भी वह फालतू एक्स्ट्रॉन यूएस एवं अतार्किक तथ्य के आधार पर दंड नहीं दे सकता है। यदि विभागीय जांच अधिकारी के सक्षम उपलब्ध साक्ष्य केवल संदेह की ही पुष्टि करते हों तो अपनी सारी प्रबलताओं के बावजूद भी वे दंड का आधार बनने में निर्बल होंगे। इसी प्रकार यह भी एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि परिकल्पना सरमाइसे के आधार पर भी किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है। परिकल्पना से तात्पर्य है कि हालांकि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए किसी बिंदु पर साक्ष्य नहीं है, फिर भी यदि कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर उस बिंदु के पक्ष में कल्पना की जा सकती हो तो यह स्वाभाविक है कि जांच अधिकारी का मस्तिष्क इस कमी को पूरा करने का प्रयास करेगा जिससे आरोपी को दंडित किया जा सकता हो, परंतु ऐसा करना न्यायपूर्ण नहीं होगा। कोई भी जांच अधिकारी किसी भी आरोपी को उन साक्ष्यों के आधार पर दंडित नहीं कर सकता है जो उसके समक्ष प्रस्तुत ही ना किए गए हों।
भले ही वह यह संजीदगी से महसूस करता हो कि ऐसा साक्ष्य दिया जाना चाहिए था। यदि कोई निष्कर्ष कुछ साक्ष्य पर और कुछ परिकल्पना पर आधारित हो तो भी उसके आधार पर दिया गया निर्णय अनुचित है। तर्कयुक्त संदेह के नियम का तात्पर्य है तर्कयुक्त विवेक मात्र कल्पना, संभावना अथवा धारणा के आधार पर किसी की दंडित नहीं किया जा सकता है। श्री अंडरहिलेन अपनी पुस्तक क्रिमिनल एविडेंस के पृष्ठ 33 पर लिखा है कि केवल सनक, व्हिम, आधारहीन कल्पना, सरमाइसेज या संदेह या उत्तेजनापूर्ण एवं कल्पित शक, द्वेष, कल्पना, शौक, अनिश्चित या मात्र संभावना आदि ही किसी युक्ति संगत शक के आधार नहीं हो सकते हैं। कभी कभी परिस्थितियां भी शक पैदा कर देती, जैसे आरोपित घटना के बाद घटना स्थल से भाग जाना। उनके कारण कभी कभी गलत निर्णय ले लिए जाने की संभावना हो जाती है। यद्यपि घटना स्थल से भाग जाना एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, लेकिन केवल वह मात्र साक्ष्य ही रह जाता है, अर्थात पुष्टि के अभाव में उसके आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति भी भीषण घटना के बाद डर के मारे घटना स्थल में भाग जाते हैं। किसी अपराध के किए जाने के साक्ष्य की परीक्षण किए बिना आरोपी के उद्देश्य, मोटिव की कल्पना करना तर्कयुक्त नहीं है। यह एक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जितना विचार किया जाए उतना ही कम है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि संभावना साक्ष्य का रूप तभी ले सकती है जब इन संभावनाओं को सत्य का स्थान देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हों, अन्यथा संभावनाएं सत्य का स्थान नहीं ले सकती हैं, चाहे वह न्यायालयीय प्रक्रिया हो या विभागीय जांच प्रक्रिया हो, और चाहे उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कसौटी पर कसा जाए अथवा न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुसार संभावनाओं की प्रबलता के आलोक में मूल्यांकित किया जाए। दोनों ही प्रक्रियाओं में निष्पक्ष न्याय की मांग है कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी अपुष्ट परिकल्पना के आधार पर दंडित ना हो जाए, क्योंकि बाद में गलत तरीके से दिए गए दंड के पीछे आधारभूत संभावनाओं के गलत सिद्ध होने पर भी आरोपी को दी गई सजा से हुई हानि की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। अतः न्याय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे हर कोई यह महसूस करे कि वास्तव में न्याय किया गया है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का यही मूलाधार है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।